everyone, welcome back. Welcome to part 40 of our Indian Polity lecture series and part 3 of citizenship. Citizenship chapter के ऊपर ये हमारा part 3 होने जा रहा है and अगला जो वीडियो रहेगा that will be part 4 and that will be last part on citizenship chapter. So these are the topics which we are going to cover in this video. First of all, we will be talking about citizenship, जिसके तहत हम loss by renunciation, termination, deprivation इसकी बात करेंगे. Then we will be talking about single citizenship. Then residence as basis for discrimination कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे. Then we will be talking about special provisions for Jammu and Kashmir जो कि 2019 से पहले एग्जिस्ट कर रहा था. Basically we will be talking about article number 35A of कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद फिर हम देखेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दैट इज OCI. पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में देखेंगे एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम जो लाया गया था 2002 में उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एंड कब OCI एंड PIO को मर्ज किया गया है और ये चीजें जो है वो क्यों हुई है उसे भी हम समझेंगे. सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है. बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रावेशन. सो अब इनको एक एक करके डिटेल में हम समझना शुरू करेंगे. सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी हैविंग दिस आइडिया दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन और रिनाउंस कौन कर सकता है. तो रिनंसिएशन का मतलब हो जाता है ऑफिशियली गिविंग अप समथिंग. जब स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हम किसी चीज को छोड़ते हैं, त्यागते हैं तो उसे ही रिनंसिएशन कहा जाता है. कौन रिनाउंस कर सकता है? तो वो व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र का हो और फुल कैपेसिटी का हो यानी साउंड माइंड का हो, मेंटली वो फिट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ मैं सिटीजनशिप छोड़ सकता हूं. अगर ऐसा कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सिटीजनशिप छोड़ रहा है तो उसको रिनंसिएशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा. किस तरीके से रिनाउंस किया जाता है? तो कोई भी पर्सन जो अपनी सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा कि वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है. एंड वो डिक्लेरेशन जो है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर हो जाएगा तब जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन से वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा. ओके. एंड कोई अगर आदमी है उसने रेनेंस कर दिया यानी उसने अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया तो उनके बच्चों का क्या? सो उनके बच्चे अगर माइनर है यानी 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनके बच्चों की सिटीजनशिप जो है वो भी खत्म हो जाती है उसी दिन से जिस दिन उस पर्सन ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है. 18 साल के बाद क्या होगा इन बच्चों का? तो 18 साल के बाद जब ये फुल एज अटेंड कर जाते हैं तो विद इन 1 ईयर इनके पास ये चॉइस रहता है कि ये वापस से इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं या नहीं. अगर ये इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं तो उनको अप्लाई करना होगा और उनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी. देन लॉस बाय टर्मिनेशन. सो यहाँ पे वर्ड जो टर्मिनेशन है इसका क्या मतलब है? सो टर्मिनेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक एंडिंग ऑफ सिटीजनशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. यानी आपने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से एक लॉ जो है वो आप पे अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा. इसके अंदर आप कोई डिक्लेरेशन नहीं करने जा रहे हैं कि मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं. नहीं, आपने कुछ किया है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा. सो टर्मिनेशन क्या है? ये ऑटोमेटिक है. और ये कैसे होता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो है स्वेच्छा से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन नहीं रहता है बिकॉज अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होल्ड करता है. इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता है. इसीलिए कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अगर ले लिया तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा और ये लॉस बाय टर्मिनेशन के अंडर कंसिडर होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किनके ऊपर अप्लाई होता है. तो ये उनके ऊपर अप्लाई होता है जो स्वेच्छा से किसी और कंट्री का मेंबरशिप यानी सिटीजनशिप ले लेते हैं. और इस कैटेगरी में कौन कौन फॉल होते हैं? सो कोई भी पर्सन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करता है और उसने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अगर ले लिया तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है. 2 एक्सेप्शन हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा टर्मिनेशन के अंदर. चिल्ड्रन until they attain age of
18। यानी कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने स्वेच्छा से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया और उसके बच्चे 18 साल के कम उम्र के हैं, तो उनकी सिटीजनशिप का क्या? तो उनकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। 18 साल के बाद उन बच्चों के पास चॉइस रहता है कि वो इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करना चाहते हैं या उस कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं जिस कंट्री का सिटीजनशिप उसके पेरेंट्स ने ले रखा है। ओके, देन कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करता है और उसे किसी और कंट्री में डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, तो वैसे कंडीशन में भी वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और किसी और कंट्री का डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर बना हुआ है, उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में होता है कि किसी और कंट्री के सिटीजन को कोई और कंट्री जो है वो काउंसलर ऑफिसर या डिप्लोमेट जो है वो बना के रखता है। सो ये एक्सेप्शन के अंदर काउंट होते हैं, कंसिडर होते हैं। आर्टिकल नंबर 9 के तहत आपको याद होगा कि ये बात कही गई है कि कोई भी स्वेच्छा से अगर दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेगा तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। ओके, बस ये स्टेटमेंट दिया गया है, टर्मिनेशन से रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर जो है वहां पे नहीं बताया गया है। बस क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि स्वेच्छा से कोई भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। सो द नेक्स्ट वन इज लॉस बाय डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब क्या हो जाता है? गवर्नमेंट इनिशिएटेड कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप, और ये कंपलसरी कैंसिलेशन है। इसके तहत सरकार जो है वो सिटीजनशिप कैंसिल करती है। और ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो वो लोग जो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीजनशिप लेते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। कोई भी जो इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करता है बाय बर्थ, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। यानी बाय बर्थ अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो सरकार जो है वो आपका सिटीजनशिप कैंसिल नहीं कर सकती है। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। सो किसी का सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल किया जा रहा है तो कुछ तो बेसिस होना चाहिए, लीगल ग्राउंड होना चाहिए। तो जी हाँ, लीगल ग्राउंड है। तो क्या क्या लीगल ग्राउंड्स हैं? तो किसी ने फ्रॉड करके इंडियन सिटीजनशिप अगर ली है, झूठा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, फॉल्स क्लेम करके अगर इंडियन सिटीजनशिप लिया है बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, और बाद में ये चीज जो है वो सरकार के नजर में आती है, तो उस पर्सन का सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। देन अगर किसी ने बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीजनशिप ली है एंड वो पर्सन जो है वो लॉयल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति सही धारणा विचार नहीं रखता है, तो ऐसे केस में भी उस पर्सन का सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल किया जाता है। देन कोई ऐसा पर्सन है जो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हुए इंडिया का सिटीजन बना, बट वो इनेमी को एसोसिएट कर रहा है, वो इनेमी कंट्री जो है उसके साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है और वो पकड़ा जाता है, तो वैसे केस में भी वैसे पर्सन का इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। या फिर कोई सीरियस क्राइम उस बंदे ने किया, किसी को बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हुए इंडिया की सिटीजनशिप अगर मिलती है और सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के भीतर अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिल जाती है, तो वैसे पर्सन का भी सिटीजनशिप जो है वो सरकार कैंसिल कर सकती है, करती है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप ले तो लेता है बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, बट वो बहुत लंबे समय से इंडिया में नहीं रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया है, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया है कि क्यों वो इतने समय से इंडिया से बाहर है, तो वैसे केस में भी वो जो सिटीजन है उसका सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई इंडिया से बाहर रह रहा है, कोई पर्सन है जो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करके इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करता है और वो किसी काम से या किसी भी वजह से इंडिया से बाहर वो लंबे समय से रह रहा है, 7 ईयर्स कंटिन्यूसली वो इंडिया के बाहर है, बट वहां पे वो इंडियन काउंसुलेट में जाके एनुअली अपना नाम अगर रजिस्टर करवाएगा तो वो इंडिया का सिटीजन बना रहेगा। बट 7 सालों में अगर वो अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाएगा तो इंडिया का सिटीजन वो नहीं रहेगा। ओके, आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हो। सो डिप्राइव करने का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत सबसे पहले जिस पर्सन को डिप्राइव किया जा रहा है इंडियन सिटीजनशिप से, सबसे पहले सरकार जो है उसको नोटिस भेजेगी कि हाँ
आपकी ये चीज़ें जो हैं वो पाई गई हैं, जिसकी वजह से आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। उसके बाद उस पर्सन को टाइम दिया जाएगा एंड प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए उस पर्सन को अपने केस को प्रेजेंट करने का पूरा हक दिया जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए फाइनल डिसीजन जो है लिया जाएगा कि इस पर्सन का सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप दी जाती है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर हम अमेरिका में देखें, स्विट्जरलैंड में देखें, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वहां पे ड्वेल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है फॉलो किया जाता है। मतलब वहां पे स्टेट का सिटीजनशिप दिया जाता है, साथ ही साथ कंट्री का सिटीजनशिप दिया जाता है। बट इन केस ऑफ इंडिया व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो किया जाता है। इंडिया जो है वो रिकग्नाइज नहीं करता है स्टेट लेवल सिटीजनशिप, और हर जो इंडियन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजन है। एंड इस वजह से इंडियंस जो हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको सेम राइट एंड प्रिविलेज मिलते हैं ऑल ओवर द कंट्री। भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्टेट में वो चले जाएं, उनका सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है वो सेम रहता है, बिकॉज सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है हमारे देश में। सो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा? क्योंकि वो हमेशा से नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं एंड वो इंश्योर करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म राइट जो है सिटीजन्स को मिले थ्रू आउट द कंट्री। एंड अगर हम सिंगल सिटीजनशिप रखते हैं तो रीजनलिज्म जो है वो प्रिवेंट होती है, साथ ही साथ पैरोकिलिज्म जो है वो भी प्रिवेंट होता है। सो पैरोकियलिज्म क्या होता है? पैरोकिलिज्म का मतलब होता है संकरी सोच रखना, लोकल बायस रखना, या फिर नैरो माइंडेडनेस हम कह सकते हैं, जिसके तहत ग्रुप या रीजन्स या कम्युनिटी या कास्ट के बारे में ही सोचा जाता है, नेशन के बारे में बात नहीं किया जाता है। ठीक है, सो रीजनलिज्म जो है उससे बचाव हो सके और ग्रुपिंग जो है उसके बेसिस पे लोग डिसीजन ना लें, इस चीज से बचाव हो सके, इस वजह से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रख के ये इंश्योर किया गया है कि जो सिटीजन है वो फ्रीली मूव कर सकें थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको अक्रॉस इंडिया मिल सके। Now we will be talking about residence as the basis for discrimination. आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 1 अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रोहिबिट किया गया है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट रेजिडेंट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो ग्रांट कर सकती है कुछ बेनिफिट्स अपने रेजिडेंट्स को, यानी जो वहां के मूल निवासी हैं उन्हीं को सिर्फ वो सर्टेन बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो किसी स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज है और वहां पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको फी में कॉन्सेशन दिया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वैलिड चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंट रिक्वायरमेंट। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे आपको स्टेट वाइज कोई भी रेजिडेंट रिक्वायरमेंट नहीं दिखेगा, यानी स्टेट वाइज वहां पे कोटा नहीं रखा गया है कि इस स्टेट से इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतने लोग लेने हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट से इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग जो हैं वो आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पार्लियामेंट जो है वो अकेले इस चीज के ऊपर लॉ जो है वो फ्रेम करती है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3, तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर अ स्टेट, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी अगर निकल रही है तो पार्लियामेंट रेजिडेंट को क्वालिफिकेशन जो है वो बना सकती है, यानी जो लोग वहाँ के मूल निवासी है उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, कुछ सीट्स जो हैं उनके लिए स्पेशली रखे जाएंगे। और इसी पावर को यूज करते हुए हमने देखा है कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957।
और इसके थ्रू क्या किया गया कि रेजिडेंट रिक्वायरमेंट जो है वो अलाउ किया गया सर्टन पोस्ट के लिए कुछ स्टेट्स में, यानी रिजर्वेशन जो है रेजिडेंट्स के बेसिस पे प्रोवाइड किया गया था। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और ये एक्ट जो है ये टेम्पररी था और ये एक्सपायर हो गया 1974 में। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये चीज अभी भी चल रहा है। और वो कौन से स्टेट्स हैं? तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये एक्सेप्शन में है, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है। ओके, बाकी सारे जगहों पे ये जो एक्ट लाया गया था वो एप्लीकेबल नहीं है। देन प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 19 हम देखते हैं कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको ये पूरा फ्रीडम है कि वो इंडियन टेरिटरी में मूव कर सकते हैं एंड इंडिया के किसी भी हिस्से में वो रिजाइड कर सकते हैं। बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाले जाते हैं फंडामेंटल राइट पे। क्यों? क्योंकि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब अगर कहीं पे रह रही है तो उनके एरिया में कोई भी जाके अगर घर बनाना शुरू कर दे और कहे कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उनका अलग लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, प्रॉपर्टी है। सो अगर बाहर से लोग जाके उनके एरिया में रहना शुरू करें तो उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये लिमिटेशंस जो है वो रखी जाती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखी जाती है। ऑल्दो सारे सिटीजन जो हैं वो सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होल्ड करते हैं, फिर भी कहीं कहीं पे आपको लिमिटेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी वजह से हम देखते हैं कि आउटसाइडर जो हैं उनको रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज के अंदर। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2019 से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 35A जो इंसर्ट किया गया था बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन ईयर 1954। और इसके तहत ही जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर को ये पावर मिल जाता था कि वो डिफाइन कर सकती थी परमानेंट रेजिडेंट्स को जो जम्मू एंड कश्मीर के कंसिडर किए जाएंगे। और इसी को यूज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर ने परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन किया था और उसके बेसिस पे ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो है वो रखा गया था। यानी कहा गया था कि जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है वही स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर भी लिमिटेशन था, यानी बाहर के लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसको नहीं खरीद सकते थे, लीज पे ले सकते थे, बट वो परमानेंटली अपने नाम पे उसको ट्रांसफर नहीं करवा सकते थे। देन सेटलमेंट इन द स्टेट, यानी परमानेंट कौन सेटल हो सकता है कौन सेटल नहीं हो सकता है वो उसी डेफिनेशन पे बेस्ड था जो परमानेंट रेजिडेंस का डेफिनेशन दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर के द्वारा। देन स्कॉलरशिप एंड स्टेट एड जो है उन्हीं लोगों को मिलता था जो परमानेंट रेजिडेंट कंसिडर किए गए थे बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बट 2019 के बाद क्या हुआ? सो 2019 के बाद सिनेरियो जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया एंड आर्टिकल 35A जो है वो इन ऑपरेटिव हो गया आफ्टर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 2019। और हम देखते हैं कि ये जो स्पेशल परमानेंट रेजिडेंट का प्रिविलेज मिल रहा था लोगों को वो खत्म कर दिया गया है। सो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हम देखते हैं कि हमारे देश में वो फ्रैटर्निटी वो यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जा रही है। और इसके पीछे का कारण जो है वो हम सब लोगों को मिलकर समझना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस जो हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कि उनको अगर जनता के नज़र में रहना है तो लैंग्वेज को एक इशू बना के वो एक डिस्प्यूट जो है कॉम्युनल राइट्स जो हैं वो करवा दे रहे हैं। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी ये मंशा बिल्कुल भी नहीं थी। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हमेशा हमेशा एकजुट रहे, इसलिए उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा। बट आज के टाइम पे एक पर्सन जो है दूसरे स्टेट में अगर मूव हो रहा है तो उसके वजह से वहाँ पे इसको पॉलिटिकल इशू जो है वो बना दिया जा रहा है। जबकि आप अगर लोकल लेवल पे जाकर देखें तो लोग जो हैं वो आपस में चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। और अगर ये क्लैशेस होते रहें तो कहीं ना कहीं इंडिया की फ्रेटर्निटी यूनिटी जो है उसको ठेस पहुंचती है। So now we will be talking about Overseas Citizenship of India, that is OCI. High Level Committee on the Indian Diaspora, ये कमिटी बनाई गई थी ईयर 2000 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा
एंड इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। ये आपको याद रखना है। सो ये जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी ऑन द इंडियन डायस्पोरा, इसको क्या काम दिया गया था? सो इस कमेटी को कहा गया था कि आप मैप आउट करो ग्लोबल डायस्पोरा, यानी आप पता करो कि कितने इंडियंस जो हैं वो एक्चुअली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, या पहले वो इंडिया के सिटीजन थे और अब जाके वो किसी और कंट्री में सेटल हो गए और वो वहां के सिटीजन बन गए हैं। उन लोगों का साइज जो है वो पता करो। साइज मतलब पॉपुलेशन जो है वो पता करो। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप देखो कि किस कंट्री में कितने लोग जो है रह रहे हैं। कंपोजिशन जो है वो पता करो, किस फील्ड में कितने लोग हैं। एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है वो भी आप उनका पता करो। साथ ही साथ उनको कहा गया, इस कमिटी को कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करो चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट बाहर सेटल हो गए हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आप इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करो। साथ ही साथ आप एग्जामिन करो कि इंडिया जो है अपना रिश्ता स्ट्रेंथन कैसे कर सके कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू उनके साथ। किनके साथ? जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं एंड दूसरे देश में बसे हुए हैं। और साथ ही साथ इस कमेटी को कहा गया कि आप रिकमेंड करो कि किस तरीके से हम कुछ लीगल स्टेप्स लेकर ये लोग जो बाहर देशों में बस गए हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जो है वो बढ़ा सके, अपनी बॉन्डिंग जो है वो बढ़ा सके। और अगर कोई ऑप्शन है कि लिमिटेड ड्यूअल सिटीजनशिप हम दे सकें तो वो भी आप सजेस्ट करो। साथ ही साथ इस कमेटी को कहा गया कि आप सजेस्ट करो कि किस तरीके से हम ये जो डायस्पोरा इंडिया का बाहर रह रहा है उनकी हेल्प लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिया की है उसमें हम आगे बढ़ सकें, उनकी हेल्प हम ले सकें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस में। तो ये कमेटी को काम जो है दिया गया था और इस कमेटी ने अपना काम किया और उसके बाद फिर इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया एंड फिर आता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम इन ईयर 2002। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्पस क्या था? जो लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दूसरे देश में बस गए हैं, उनके साथ अपना लिंक जो है किस तरीके से बढ़ाया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम जो है 2002 में लाया गया। इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल था? तो कोई भी फॉरेनर, यानी आज के टाइम वो दूसरे देश में रह रहा है बट कभी ना कभी उसके पास अगर इंडिया का पासपोर्ट था, यानी पहले वो अगर इंडिया का सिटीजन था, या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिलोंग करता था उस टेरिटरी को जो टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गया आफ्टर 15 अगस्त 1947, ऐसे लोग जो हैं वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कंसिडर किए जाएं। ओके, ऐसे लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। सो कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए थे। कहा गया कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन, बांग्लादेश का कोई सिटीजन या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन किया गया है, वो लोग PIO कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड की बेनिफिट्स क्या दिए गए? तो जो लोग भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं उन्होंने PIO कार्ड है उसके लिए अप्लाई किया और उनको अगर वो कार्ड इशू हो जाता है तो वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं इंडिया में। उनको बार बार इंडिया में आने के लिए हर बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ उनको कहा गया कि अगर आप PIO कार्ड होल्डर हो तो आपको FRRO में जाके रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। FRRO क्या होता है? फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यानी कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में आएगा तो रीजनल ऑफिस में उसको जाके रजिस्टर करना होता है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ता है। बट कहा गया कि अगर आप PIO कार्ड होल्डर हो तो आपको FRRO में जाके रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ आपको पैरिटी जो है यानी इक्वलिटी जो है दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू NRIs। यानी NRIs को जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड में बेनिफिट्स दिए जाते हैं वही बेनिफिट जो है PIO कार्ड होल्डर्स को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया। देन वेरी नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है जिसके तहत प्रोविजन जो है ऐड किया जाता है फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दैट इज OCI।
और ओसीआई जो है किनको दिया जा सकता था, तो वो उन लोगों को दिया जा सकता था जो लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं एंड 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज में वो रह रहे थे। यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 जो कंट्रीज के नाम बताए गए, उन कंट्रीज में वो अगर रह रहे थे तो वहां के लोग ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड यहाँ पे भी एक्सेप्शन था, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। एंड इस एक्ट ने सारे वो प्रोविजंस ओमिट कर दिए जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप से वास्ता रखता था। देन आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इसके अंदर ओसीआई स्कीम जो है उसको और एक्सपेंड किया गया। 2003 में क्या हुआ था, 16 कंट्रीज को स्पेसिफाई किया गया था, बट 2005 में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और कोई ऐसी कंट्री जिसको इंडिया ने बैन किया है, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वहां पे अगर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रह रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई के लिए। और क्लेरिफाई किया गया कि ओसीआई का मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ओके, देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, इसमें क्या कहा गया कि पीआईओ कार्ड स्कीम जो है उसको हम एबलिश कर रहे हैं और हम उसको मर्ज कर रहे हैं ओसीआई कार्ड स्कीम के साथ। यानी अब किसी को पीआईओ कार्ड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा 2015 के बाद। 2015 के बाद कोई भी अगर अप्लाई करेगा तो वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, और जितने भी प्रीवियसली पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे वो मर्ज कर दिए जाएंगे ओसीआई कार्ड स्कीम के तहत। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो टर्मिनोलॉजी हटाई गई एंड उसके जगह पे लाया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और हम देखते हैं कि 9 जनवरी 2015 से ये नोटिफाई कर दिया गया कि कोई भी पीआईओ कार्ड होल्डर है वो ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये कब से हुआ है, ये 2015 से हुआ है। सो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई कार्ड होल्डर, कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है एंड प्रेजेंटली वो किसी फॉरेन कंट्री का नेशनलिटी होल्ड करता है, यानी किसी और कंट्री का वो सिटीजनशिप होल्ड करता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। सो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन कौन कंसिडर होंगे। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या वो एप्लीकेबल था, एलिजिबल था टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करता है जो टेरिटरी जो है इंडिया का पार्ट बन गई आफ्टर 15 अगस्त 1947, या फिर वो किसी का चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ऐसे पर्सन का जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में कंसिडर होता है बिकॉज ऑफ दीज 3 कंडीशंस। ठीक है, तो वैसे लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते थे। अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो कोई अगर माइनर चाइल्ड है और उसके पेरेंट्स अगर एलिजिबल हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, तो वो चाइल्ड जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। एंड कोई भी अगर माइनर चाइल्ड है, उसके दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन हैं या दोनों में से कोई एक पेरेंट भी अगर इंडियन सिटीजन है, तो वो अप्लाई कर सकता है ओसीआई कार्ड के लिए। स्पाउस कैटेगरी अगर हम देखें, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक अगर इंडियन सिटीजन है या दोनों में से कोई एक अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है और उनका मैरिज जो है रजिस्टर्ड मैरिज है, मैरिज कम से कम पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, डाइवोर्स का कोई सिनेरियो नहीं है, एंड उस पर्सन ने और शादी नहीं की हो, एट ए टाइम उसकी 2 या 3 शादियां नहीं हुई हो, तो वैसा पर्सन भी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। देन डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश के थे या हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड कोई ऐसी कंट्री जो नोटिफाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इस पर्टिकुलर कंट्री का जो मेंबर है वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो वैसे लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं है ओसीआई कार्ड के लिए। साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि अभी तक जो भी हमने बातें की हैं तो उसके बेसिस पे हमने देखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन ला सकती है ऑफिशियल गैजेट में, और स्पेशल प्रोविजन के थ्रू वो इन सारी चीजों को साइडलाइन करते हुए अगर उनको लगता है कि किसी को
OCI कार्ड जो है मिलना चाहिए, तो वो नई कैटेगरी जो है वो बना सकती है और उनको OCI कार्ड होल्डर जो है वो बना सकती है। ओके, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पार्लियामेंट के हाथों में दिया गया है हक, ये अधिकार। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट में उसे मेंशन कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे एंड वहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।